CC5 जो आपका पेपर है और जिसका कल एग्ज़ाम जो है होने वाला है। एग्ज़ाम जो है इसका कल होगा और आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी की होगी और इस वक्त आधी रात होने को है और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपके लिए मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ फिर से प्रेजेंट करने जा रहा हूँ ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। और जब मैं स्टडी कर रहा था अभी तो मुझे लगा कि कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं जो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताने वाला हूं। और आज की वीडियो में जो है मैं MCQs या ऑप्शंस नहीं दूंगा बल्कि कुछ टर्म्स को समझा दूंगा जहां से आपके जो MCQs खुद ब खुद वहां से निकल जाएंगे। तो मैं डॉक्टर मोहम्मद इब्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, RLSY कॉलेज, रांची यूनिवर्सिटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आप किस कॉलेज से, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया अपने सारे डिटेल्स, आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आपके स्क्रीन में टॉपिक दिख रहा होगा कुछ, उसका MCQs कैसे बनेंगे। MCQs ऐसे बनेंगे कि एक्सेल में डेटा को ऑर्गेनाइज करने का तरीका क्या क्या है। सॉर्टिंग एक तरीका है, फिल्टरिंग भी एक तरीका है, ग्रुपिंग भी है और पाइवट टेबल के थ्रू यूज़ करके भी हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। सॉर्ट करने का तरीका क्या है, मान लेते हैं बहुत सारे डेटाज होते हैं, सपोज़ ये डेटा है तो इसको अगर हम सॉर्ट कर दें इस तरीके से तो 1 3 5 7 10 11, तो ये सॉर्टिंग हो गया जिसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। यानी छोटे से अगर बड़ा तरफ जाएंगे तो असेंडिंग होगा और बड़ा से छोटा आएंगे तो डिसेंडिंग होगा। तो एक तरीके से आपको दिख रहा होगा कि ये डेटा जो है ऑर्गेनाइज वे है। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है एक डेकोरेट वे में, एक सजा हुआ, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज वे में। उसी तरीके से फिल्टरिंग जो है ये भी डेटा ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है। बहुत सारे डेटा जिसमें हम कुछ डेटा को छांट के निकाल सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, तो वो भी आपका क्या हो गया, डेटा ऑर्गेनाइज। और ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। मान लेते हैं सिमिलर टाइप्स का जो डेटा है उसको एक एक ग्रुप बना दें हम, ठीक है, जैसे नंबर के ग्रुप बना दे, नेम का मैं एक ग्रुप बना देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रुपिंग हो जाएगा। और लास्ट में देखें यहाँ पर पाइवट टेबल्स क्या होता है, इससे क्वेश्चन आपसे जो है एग्जाम में कल पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो मैं बता रहा हूँ अभी ये आपका यूनिट 3 का है, ओके। तो पाइवट टेबल क्या होता है, पावरफुल टूल है एक्सेल में फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग डेटा। बस इतना याद रखें, क्योंकि बताने का भी टाइम नहीं कि आपको पूरे डिटेल्स में बताया जाए, बस इतना याद रखें। पाइवट टेबल्स क्या है, एक्सेल में एक टूल होता है जिसका यूज़ ऑर्गेनाइज करने में और डेटा को समराइज करने में किया जाता है और ये आपका इंसर्ट टैब में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो चले यहाँ से हो गया ये 4-5 पॉइंट। यहाँ से आपका MCQs जो बनेगा आप उसको अच्छे से समझ के लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो स्क्रीन पे दिख रहा है व्हाट इज़ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, इट अलाउज यू टू अप्लाई फॉर्मेटिंग टू सेल्स बेस्ड ऑन द वैल्यूज़। एक होता है फॉर्मेटिंग और एक होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है डेटा को या सेल को डेकोरेट करना, जैसे उसमें कलर लगा देना, उसकी फॉन्ट को बढ़ा देना, उसकी फॉन्ट को कलर देना, जो ये सारी चीज़ें जो क्या कहलाता है, फॉर्मेटिंग। बट कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि इसका ये अलाउ करेगा किसी सेल को फॉर्मेट करने के लिए उसके वैल्यू के बेस्ड पर, ठीक है। बस इतना याद रखें, बेस्ड ऑन द वैल्यूज़, ओके। नेक्स्ट देखते हैं डेटा वैलिडेशन क्या होता है। वैलिड का मतलब चेक किया जाता है डेटा वैलिड है या नहीं है। तो ये क्या अलाउ करते हैं, इट अलाउज यू टू सेट रूल्स फॉर व्हाट डेटा कैन बी इंटर्ड इनटू अ सेल। जैसे यहाँ पे सपोज आपका एक्सेल का शीट है और इसमें जितने सारे सेल हैं, तो इस सेल में कैसे डेटा जाना है ये आपने तय करना है। इस सेल में कौन सा डेटा जाएगा आपने तय करना है, ठीक है। जैसे ये सेल में सिर्फ नंबर अगर जाना होगा तो आप क्या करेंगे, इस सेल को नंबरिंग कर देंगे, नंबर पे सेट कर देंगे। तो अगर कोई मान लेते हैं अगर एक नंबर डालेगा 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर, तो यहाँ चला जाएगा। बट अगर कोई ABC डालना चाहे तो यहाँ पे नहीं आएगा। तो यही चीज़ होगी आपका डेटा वैलिडेशन। अगर 0-1 डालोगे तो वैलिड होगा और AB डालोगे तो वैलिड नहीं होगा। तो डेटा वैलिडेशन क्या करता है, सेट रूल्स फॉर व्हाट डेटा कैन बी एंटर्ड इनटू अ सेल, यानी रूल तय करता है, रूल्स को सेट करता है कि सेल में कैसा डेटा आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैक्रोज क्या होता है, ये भी आपके सिलेबस में ही है और मैक्रोज को जानना ज़रूरी है। शॉर्ट में जानने की कोशिश कीजिए इसकी, चूँकि मैं प्रैक्टिकल करके आपको नहीं दिखाने वाला हूँ और अभी देखने से भी आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है, आपको फटाफट समझना है
और कल के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना। देखिए मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ आधी रात को ये है कि एक तो आपका ये कल का जो पेपर है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा टफ हो सकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ बल्कि फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स वाला जो पोर्शन है ना उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरप्ट होंगे। लेकिन मैं जो यूनिट 2 और यूनिट 3 जो मैं आपके लिए कंप्लीट किया हूँ ना, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लिए होंगे तो आपका जो है 60 से 70 नंबर आने वाला है। ठीक है, अगर 2 यूनिट आपने पढ़ा होगा, इसलिए कि आपका जो मार्क्स है वो 40 में पास होना है, 40 नंबर मार्क्स लाना। लेकिन अगर कोई मैथ्स पेपर भी पढ़ लेता है तो कोई उसमें डाउट नहीं कि उसका 90 से अबव हो जाएगा। तो अगर आपने मैथ्स पोर्शन को कंप्लीट अच्छे से नहीं किया, डोंट वरी, टेंशन नहीं और लेना, आपको परेशान नहीं होना। आपका जो 2 यूनिट है, एक एक्सेल यूनिट है और एक कंप्यूटेशनल थिंकिंग है, उसमें से पूरे क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट आपका कोशिश रहे कि आपका 50 क्वेश्चन बिल्कुल सही रहे, एक नंबर का 50 क्वेश्चन सही रहे। तो 50 नंबर आता है तो आप सेफ रीजन में चले गए, यानी अब आप अच्छे नंबर से या जो भी है आप पास हो गए। इसके अलावा आप जो भी अगर आप लाते हैं ना मार्क्स तो इसमें ऐड होगा तो आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो मैक्रोज क्या है? मैक्रोज आर स्क्रिप्ट दैट यू कैन यूज टू ऑटोमेट टास्क इन एक्सेल। बस इतना जाने मैक्रोज क्या करता है, ऑटोमेटिक टास्क को अप्लाई करता है, बस इतना जाने ऑटोमेटिक। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। डेटा कंसोलिडेशन क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब अलग अलग जगह पे अलग अलग शीट पे जो डेटा होता है उसको कंबाइन करना। नहीं समझ में आ रहा तो डेटा कंसोलिडेशन का मतलब इतना जान लीजिए, कंबाइन द डेटा, डेटा को कंबाइन करना, मिलाना इनटू अ सिंगल शीट या वर्कबुक में। ऑटोफिल क्या होता है? ऑटोफिल का मतलब होता है, ऑटो मतलब ऑटोमेटिकली, फिल मतलब फिल करना। क्विकली कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन सेल और सेल्स टू अनदर। एक सेल में अगर कोई चीज़ फॉर्मेट किया, मान लेते हैं सेल का कलर रेड है, इस सेल में जो टेक्स्ट डाला जाएगा वो ब्लू होगा, तो इसको कॉपी करके अगर हम यहाँ ऑटोफिल कर देंगे तो इस सेल में भी वो सारी कॉपी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं ऑटोफिल। नेक्स्ट है फ्लैश फिल, चूँकि ये सिलेबस में इसलिए मैं सोचा कि आपको बता दूँ। फ्लैश फिल क्या होता? अलाउ ऑटोमेटिकली फिल इन अ कॉलम ऑफ डेटा इन अदर कॉलम। यानी यहाँ पे कॉलम में जो है, यहाँ पे बहुत सारे कॉलम हैं, यहाँ देख सकते हैं कॉलम। एक कॉलम का जो भी डेटा होगा फॉर्मेट होगा दूसरे कॉलम में फिल कर दिया जाएगा, उसको हम फ्लैश फिल कहते हैं। ऑटो सम क्या कहलाता है? ऑटो सम जो होता है, सेल का रेंज जो है ऑटोमेटिकली ऐड होता है। अगर हम ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमारे सेल में डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली सम कर देगा, ऐड कर देगा। ठीक है, तो क्विक सम यानी जल्दी से सम करने वाला रेंज ऑफ सेल्स, यानी जो भी सेल्स होगा उसको जल्दी से सम करेगा, उसको हम क्या कहते हैं? ऑटो सम कहते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जो बाकी रह गए थे, मैंने आपको बताया। इसमें से एमसीक्यूज जैसा भी आएगा, अगर आप अच्छे से फोकस कीजिएगा तो डेफिनेटली आप इसको जो है इसको रिप्लाई अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे चार्ट्स इन एक्सेल, यानी एक्सेल में चार्ट्स क्या होते हैं। और चूंकि चार्ट्स आपके चैप्टर में है, सिलेबस में है, तो आपको जानना चाहिए चार्ट्स क्या होता है। इसकी शॉर्ट में डेफिनेशन है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। यानी अगर आपके टेबल पे कोई डेटा है, टेबल में अगर मान लेते हैं कोई डेटा है, उस डेटा को अगर आप कहाँ दिखाना चाहते हैं, किसी चार्ट्स में दिखाना चाहते हैं, तो ये आपके पास कोई भी तरह का चार्ट होगा, उस डेटा को आप चार्ट्स में दिखा सकते हैं। तो इसकी विजुअल का मतलब होता है पिक्चर के थ्रू। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड चार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो चार्ट का टाइप्स है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए है चार्ट्स के सारे टाइप्स है, उसका डेफिनेशन, उसका पर्पस है। सबसे पहले देखें कॉलम चार्ट क्या होता है। कॉलम चार्ट क्या करता है? डिस्प्ले डेटा इन वर्टिकल कॉलम। तो कॉलम का मतलब हो गया ऐसे करके डेटा दो दिखाएगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से डेटा दिखाएगा। और क्या करता है? यूजफुल कंपेयरिंग वैल्यूज अक्रॉस कैटेगरीज। इसका पर्पस क्या है, किस लिए यूज़ किया जाता है? वैल्यू को कंपेयर करेगा, जितनी कैटेगरीज दिया रहेगा उसको वैल्यू को कंपेयर करेगा। सपोज ये हमारा चार्ट है यहाँ पे इस तरीके से, तो किसका नंबर कितना आया, क्या आया, इस तरीके से ये बताता है पहला। दूसरा है बार चार्ट। बार चार्ट जो होता है ये हॉरिजेंटल बार्स होता है, ऐसे करके ये हॉरिजेंटल बार्स हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से बार्स हो गया हॉरिजेंटल। यूजफुल फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज एंड कैटेगरी। सेम इसका भी वही चीज़ है जो कॉलम चार्ट का है। लाइन चार्ट क्या होता है? शोज ट्रेंड्स ओवर टाइम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। shows trends over time by connecting data points with lines, useful for displaying continuous data। यानी जो ट्रेंड करता है ये लाइन चार्ट है, ये दिखाता है कितना डेटा अप हुआ, कितना डेटा डाउन हुआ, कितना वैल्यू अप हुआ, कितना वैल्यू डाउन हुआ। तो ये लाइन चार्ट हमेशा ट्रेंड्स पे याद रखिएगा।
नेक्स्ट आपका जो पॉइंट नंबर 4 पे है पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है, इस पे फोकस कीजिए। शोज द प्रोपोर्शन ऑफ विच डेटा कैटेगरी एज अ स्लाइस ऑफ अ सर्कुलर पाई यूजफुल फॉर शोइंग पार्ट्स ऑफ अ होल। यानी इस तरीके से पाई चार्ट दिखेगा और आपको डेटा यहाँ दिखेगा इस तरीके से कि किसका कितना % आया, इसको हम कहते हैं पाई चार्ट। ठीक है। नेक्स्ट है एरिया चार्ट। क्या होता है एरिया चार्ट? जो होता है डिस्प्ले डेटा पॉइंट्स एज कलर्ड एरियाज अंडर अ लाइन यूजफुल फॉर शोइंग ट्रेंड्स ओवर द टाइम एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यूज। तो एरिया चार्ट भी आपका सिलेबस में है। ट्रेंड्स पे देखिए फोकस कीजिए, ट्रेंड के लिए यूज़ किया जाता है और मैग्नीट्यूड के लिए इसका यूज़ किया जाता है। स्कैटर चार्ट प्लॉट भी जो है आपका जो है सिलेबस में है। यूजेस डॉट्स टू रिप्रेजेंट वैल्यूज़ फॉर 2 वेरिएबल्स। ये डॉट यूज़ करता है स्कैटर चार्ट, इस तरीके से प्लॉट रहता है और आपको दिखाता है डॉट पे, ठीक है ना, मतलब पॉइंट पे दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, बबल चार्ट। ये आपके शायद सिलेबस में, इसको छोड़ देते हैं। सरफेस चार्ट देखिए क्या कहता है, डिस्प्ले डेटा इन अ 3 डायमेंशनल फॉर्मेट। इन अ 3 डायमेंशनल फॉर्मेट जो सरफेस चार्ट होता है ये डेटा को डिस्प्ले करता है 3 डायमेंशनल 3D में फॉर्मेट करता है। तो याद रखिए सरफेस चार्ट 3D पे शो करेगा। ठीक है। उसके बाद राडार चार्ट है, डिस्प्ले मल्टी वैरायटी डेटा इन अ 2 डायमेंशनल चार्ट यूजफुल फॉर कंपेयरिंग परफॉर्मेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स। ये राडार के थ्रू दिखाया जाता है। बाकी ये सब चार्ट्स है ये आपका सिलेबस में नहीं है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन है देखें। एक्सेल में जो खास फंक्शन पूछा जाएगा, सम क्या होता है? सम एक्सेल में फंक्शन है जो वैल्यू को ऐड करता है। इसकी जो हो सकता है आपसे ये पूछेगा, सिंटैक्स पूछेगा, तो ये सेल 1 है, सेल का रेंज है A1 से लेकर A10 तक। ये सम का आपका जो सिंटैक्स हो गया। सम का मतलब होता है सेल में जो वैल्यू उसको ऐड करना। दूसरा फंक्शन आप देखेंगे, दूसरा फंक्शन जो है आपका एवरेज है। एवरेज से क्या होता है, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स। यानी जो भी सेल में रहेगा, जैसे सपोज 1 2 3 4 5, तो जितने भी रहेंगे इसको ऐड करके इसको डिवाइड कर दिया जाएगा जितना में 1 2 3 4 5। ठीक है ना। तो जो वैल्यू आएगा उसको एवरेज कहते हैं। उसके बाद देखेंगे मैक्स और मीन, 2 फंक्शन यहाँ पे। मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, याद रखिएगा जो सबसे बड़ा नंबर उसको मैक्स फंक्शन यूज़ करेंगे, जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको मीन फंक्शन का यूज़ करके निकालेंगे। ओके। और उसके बाद काउंट से क्या होता है, काउंट से आप देखेंगे, काउंट से नंबर ऑफ सेल्स को काउंट किया जाता है, कितने सेल्स वहाँ पे उसको काउंट करके बताया जाता है। इफ़ से जो है कंडीशन चेक होता है। याद रखिएगा जहाँ पर लॉजिकल टेस्ट की बात होती है, कंडीशन की बात होती है, वहाँ पे इफ़ का यूज़ किया जाता है। ठीक है। इफ़ कंडीशन का यूज़ करके। उसके बाद वी लुकअप, ये आपके सेल पे शायद इस पे नहीं है, ये सब छोड़ देते हैं। लेफ्ट राइट को समझने की कोशिश कीजिए। लेफ्ट क्या, रिटर्न द लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर फ्रॉम अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। जो सबसे लेफ्ट मोस्ट उसको निकालेगा, राइट में राइट मोस्ट पर निकालेगा। ये वाला थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट है। काउंट से क्या होता है, काउंट फंक्शन इन एक्सेल काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट मीट अ स्पेसिफिक कंडीशन। देखिए यहाँ पे काउंट के साथ इफ़ है, तो जहाँ पर इफ़ आता है वहाँ कंडीशन होता है। याद रखिए स्पेसिफिक कंडीशन जहाँ लिखा रहेगा ऑप्शन में, वहाँ पे काउंट इफ का यूज़ किया जाएगा। तो आई थिंक ये हमने आपके क्वेश्चन कुछ दिए जो वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए था। तो आपको जितना सही समझ में आएगा पहले उतना को कवर कीजिएगा। टारगेट आपका ये होना चाहिए 50 क्वेश्चन सही बनाएं। बाकी 50 क्वेश्चन अगर नहीं आता तो अपना सेंस लगाइए, सही क्वेश्चन पे हल्का सा याद कीजिए, और नहीं तो फाइनली आप तुक्का लगाइए ताकि आपको जो है मार्क्स आ जाए। एक क्वेश्चन भी आपको छोड़ के नहीं आना, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्क्स यहाँ पे नहीं है। अगर आप मान लेते हैं 80-90 सेट कर लेते बना लेते हैं तो आपका मार्क्स अच्छा जाएगा। बस आज के लिए कल के पेपर के लिए ये लास्ट वीडियो था। आप होप पढ़िए, और फिर जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला आपका 9 तारीख, उस पर मैं कुछ वीडियो आपके लिए प्रेजेंट करूँगा ज़रूर, ताकि आपका एग्ज़ाम उसमें भी अच्छा जाए। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।